हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। और इस वीडियो में सिर्फ करंट अफेयर नहीं कवर किया जाता है, करंट प्लस स्टैटिक दोनों को कवर किया जाता है ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन छूटने ना पाए। आप लोग अगर पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं कि नहीं आप लोग? देखिए, आप चाहे जो हो पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना ही है। बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए यहाँ पे आपका एग्जाम निकलेगा नहीं, आप लिख के ले लीजिए। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो भी करंट में न्यूज बनी रहती है उसी का स्टैटिक पोर्शन आपसे उठा करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या फिर क्वेश्चन क्या आता है, करंट प्लस स्टैटिक दोनों मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो सिर्फ करंट के बेस पे रहते हैं, तो यहाँ पे तीनों तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम ये दोनों तो आप तो देख ही रहे हैं, करंट तो आपका कवर हो ही रहा है, फिर यहाँ से आपका स्टैटिक पोर्शन भी हो जा रहा है। तो इस वजह से इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। और हाँ, उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पे पहला आर्टिकल है, ये आप लोग जानते हैं ना, मेहनत, हार्ड वर्क, उसका यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये आर्टिकल। आप लोगों ने चमत्कार का नाम सुना है? लोग कहते हैं चमत्कार हो गया, भगवान ने कर दिया। हाँ सही है, भगवान तो करते ही हैं, भगवान सारी चीज करते हैं, लेकिन चमत्कार जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं होती यार। एक्चुअल में वो आपकी मेहनत होती है, आपका हार्ड वर्क होता है जो आपको चमत्कार जैसा साबित कर देता है। लोगों की नजर में वो चमत्कार होता है, लेकिन एक्चुअल में आपने कितनी मेहनत की है, किस हद तक उसके लिए गए हैं, वो कोई नहीं देख सकता। वो सिर्फ आपको, लोगों को आपकी सक्सेस दिखती है, आपकी मेहनत नहीं दिखती है। यहाँ पे आर्टिकल बेहतरीन एग्जाम्पल है मेहनत और चमत्कार दोनों का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्लोस अल्कराज साहब हैं, इन्होंने क्या किया है, अभी नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, वो एक कोटेशन है, कहते हैं कि किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौंका देती है। तो यहाँ पे मेहनत इनके सबको चौंका दी। यहाँ पे कार्लोस अल्कराज साहब ने किसको हरा दिया? नोवाक जोकोविच को, विंबलडन ओपन में। यहाँ पे नोवाक जोकोविच जो है, इनको बेताज बादशाह कहा जाता है, मतलब ये अपने फील्ड के धुरंधर हैं। आप समझ रहे हैं? आप इस तरीके से रिलेट करिए जैसे आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए और जो सामने बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं वो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं यार। आप मतलब हिस्ट्री का अगर कोई प्रोफेसर बैठा है वहाँ पे, तो 20 साल से 30 साल से इसी में लगा हुआ है, वो अपने फील्ड का महारथी है, वो अनुसंधान करके आया है, पढ़ाई करके आया है, 10 जगह लेक्चर लेकर के आया, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और फिर अगर आप जाते हैं और आप वहां पे उनको सरप्राइज कर दें, आपने कोई ऐसी चीज इनको बता दी इनको पता ही नहीं थी, फिर इनको लगेगा ना कि यार क्या बंदा आया था। उसी तरीके से आर्टिकल आप देखिए कि नोवाक जोकोविच साहब जो है उनको हरा दिया इन्होंने। यानी ये बहुत बड़ा नाम है नोवाक जोकोविच, ये बेताज बादशाह कह जाते हैं इसके। तो यहाँ पे विंबलडन ओपन में कार्लोस अल्कराज साहब ने उनको हरा के एक पूरा एकदम समझ लीजिए दुनिया हिला दी है। इन लोगों को लग रहा है यार ये क्या हो गया, तो ये ऐसा नहीं कि चमत्कार हो गया या किस्मत थी इनकी, इन्होंने मेहनत की अपनी। अब इनको पता था कि मुझे किसे बीट करना, उस हिसाब से इन्होंने तैयारी की। तो इसी तरीके से आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपको किसको बीट करना है और इस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई हैं। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को 5 सेटों में हराया, पहली बार विंबलडन जीता है। किसकी बात की जा रही है? तो कार्लोस अल्कराज की। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। यहाँ पे क्या होता जा रहा है, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 में नोवाक जोकोविच को हराकर टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब और कुल मिलाकर अपनी दूसरी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। 20 वर्ष के हैं ये, आप सोच के देखिए। जितनी उम्र में हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, अपने फील्ड के धुरंधर को हरा दिया। 20 वर्षीय स्पेनियाई ओपन युग में विंबलडन में तीसरे सबसे कम उम्र के पुरुष बने हैं ये। उनके और जोकोविच के बीच उम्र का अंतर 1974 के बाद से किसी भी पुरुष स्लैम फाइनल में सबसे बड़ा है। यानी 1974 में ऐसा पहली बार हुआ था जब फाइनल मैच में कोई खिलाड़ी खेले थे और उन दोनों के बीच उम्र का अंतर ज्यादा था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे 1974 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं फाइनल में उनके बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा हो। मैच 4 से 1/2 घंटे से अधिक समय तक चला और अल्कराज ने 32 अंकों से जीत हासिल की। यानी 4.5 घंटे मैच चला है पूरा, और अल्कराज ने कितने अंकों से? तो 32 अंकों से। ये भी नहीं कि 1-2 अंक से। आप देख रहे हैं ना, ये होती है मेहनत भाई, इससे करना पड़ेगा तभी निकलेगा आईएएस। ऐसा नहीं कि आप सोए रहे हैं और फिर आप देख पीवाईक्यू ना देखें, सिलेबस ना देखें, आंसर राइटिंग ना करें और आप सोच रहे हैं कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, गाड़ी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सारी चीजें बात की है, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4.5 घंटे तक पूरा मैच चला है और आप लोग का 3 घंटे का पेपर होता है, उसी में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। और इन्होंने कितने अंकों से? तो 32 अंकों से जीत हासिल की, 1-2 अंक से नहीं, पूरा 32 अंक से। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में? तो ये जेन बर्किन के बारे में। ये कौन थे? तो इनकी अभी मौत हो गई है, अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्होंने कोई बुक लिखी है, इस तरीके से कोई मुद्दा आता है तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस फील्ड से। या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि फला नाम है ये, ए नाम के कोई पर्सन है, ये किस फील्ड से, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। या फिर क्या होगा, या फिर होगा ये कि आपसे ये पूछा जाएगा, 3-4 नाम दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 नाम, 2 नाम, 3-4, और यहाँ पे 3-4 फील्ड दे दी जाएगी इस तरीके से। और आपसे कहा जाएगा कि मैच कराइए कौन किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो हम इनके बारे में जान लेते हैं।
प्रसिद्ध हर्मिस बिर्किनबैक की प्रेरणा जेन बिर्किन का निधन हो गया। अब ये कौन थी? तो अभिनेत्री और गायिका जेन बिर्किन का 16 जुलाई 2023 को निधन हो गया। कौन थी ये? तो यहाँ पे अभिनेत्री और गायिका दोनों थी, यानी एक्ट्रेस और सिंगर दोनों थे। तो इसको आप याद रखेंगे, आपसे हो सकता है कि मैच कराने के लिए पूछ ले, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? तो यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया जो नमक खाता है टाटा वो आता था ना पहले, हम सब ने टाटा का नमक खाया है। क्यों रे खा लिया? तब तेरा क्या होगा सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। तो वहाँ पे ये बात की जा रही है कि इंडिया जो अपना नमक खाता है, साल्ट खाता है, उसके बारे में थोड़ा सा इसको कम करना चाहिए। इंडिया को थोड़ा कम नमक खाना चाहिए। उसके पीछे वजह क्या बताया जा रहा है? उसके पीछे कई सारी वजह बताया जा रहा है, जैसे बीपी की प्रॉब्लम बताई जा रही है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बताया जाता है। यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने ये सारी रिपोर्ट जारी की। डब्ल्यूएचओ ने यही बताया इस रिपोर्ट में कि इंडिया जो है उसको थोड़ा कम खाना चाहिए, ये सारी चीजें, नमक में थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए नमक को। हम यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यूएचओ ने ऐसा क्यों कहा है, या भारत के लिए अपने नमक के आंकड़े कम करने की क्या जरूरत पड़ गई है, या भारत क्यों नमक का कम प्रयोग करे, क्यों सॉल्ट कम खाए, इसके बारे में हम जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो अनुभवजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि सोडियम का सेवन कम करना रक्तचाप को कम करने के लिए एक पर लागत प्रभावी तरीका है। यानी अगर आप सोडियम का प्रयोग कम करेंगे तो क्या होगा? उससे होगा ये कि आपका जो बीपी है वो मेंटेन रहेगा, कम हो जाएगा। यानी अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपने ये चीज फील की होगी, डॉक्टर उनको क्या कहते हैं कि नमक का थोड़ा कम सेवन करें। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। उसके अलावा प्रतिदिन अगर आप सिर्फ 1 ग्राम सोडियम का सेवन कम कर रहे हैं, यानी अगर डेली आप सिर्फ 1 ग्राम कम सोडियम यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे लगभग आपका 5 mmHg। अब mmHg क्या है? तो इसको जिसको ब्लड प्रेशर में नापा जाता है, ये इसको यूनिट है। तो mmHg 5 mmHg आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है। और क्या रहता है? और स्ट्रोक की घटनाओं में कमी आती है। हाई बीपी हृदय रोग के लिए एक अति महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। आप सभी को पता है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या होती है? उसको हमेशा हार्ट अटैक आने की संभावना बनी रहती है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर हृदय रोग का आर्थिक प्रभाव चौंका देने वाला है। यह 2011 और 2025 के बीच 3.7 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जैसे हमारा भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ्रीका के सारे देश हो गए, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे देश जो हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 2011 और 2025 के बीच कितना ये खर्च होने की संभावना? तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर। मिलियन की बात नहीं की जा रही, बिलियन की नहीं, ट्रिलियन की बात की जा रही है। यह LMIC के सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार हृदय रोग के परिणाम स्वरूप 2012 और 2030 के बीच कितना? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर बनने की राह पर अग्रसर है। हम लोगों ने यहाँ पे सोच रहा है कि 3 ट्रिलियन डॉलर बन जाए। अभी पूरी 3 ट्रिलियन डॉलर हुई नहीं, 2.8 ट्रिलियन डॉलर है शायद। ये मतलब ऐसे डेटा है कुछ 2.8 या 2.7 के आसपास, पूरी 3 ट्रिलियन नहीं है। तो यहाँ पे उतना हमको 2 ट्रिलियन का नुकसान ही हो जाए इसकी वजह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी बनी हुई है। हम यहाँ पे देखेंगे दुनिया में विश्व के स्तर पर और भारत के स्तर पर नमक से संबंधित जो आंकड़े वो क्या है, मतलब कौन कितना खपत करता है, किसका क्या इशू है, क्या किसका क्या इशू है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। एक औसत भारतीय की सोडियम खपत तो शारीरिक आवश्यकता से दोगुनी से भी अधिक है। यानी जितना हमको चाहिए डेली, मान लीजिए अगर हमको डेली 5 चाहिए तो यहाँ पे 5 का 2 गुना यानी 10 से भी ज्यादा हम लोग इसका खपत करते हैं। अगर हमें 5 ग्राम चाहिए तो हम लोग उसका 12 ग्राम, 11 ग्राम, 15 ग्राम इतना यूज करते हैं। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा हम लोग यूज करते हैं सोडियम का। या वयस्कों के लिए 5 ग्राम से कम नमक के दैनिक डब्ल्यूएचओ अनुशंसित सेवन से अधिक है। यानी अगर जो एडल्ट हैं 18 प्लस, उनके लिए क्या कहा जा रहा है? तो उनको 5 ग्राम डेली सोडियम का सेवन करना चाहिए। लेकिन हम लोग कितना करते हैं? इसका 2 गुने से भी अधिक करते हैं। ये कौन बता रहा है 5 ग्राम करना चाहिए? तो ये डब्ल्यूएचओ बता रहा है। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकालिए कि इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। कैसे? तो आपको कहीं भी आएगा स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिखने के लिए, तो आप डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा ये दिखा देंगे। डब्ल्यूएचओ कहता है प्रत्येक वयस्क को प्रत्येक दिन कितना? तो 5 ग्राम सोडियम का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग उसके दोगुने से भी अधिक करते हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में सोडियम सेवन में कमी पर वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट का क्या नाम है? सोडियम सेवन में कमी। यहाँ पे वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो इसको आप याद रखेंगे कौन जारी कर रहा है? ये डब्ल्यूएचओ जारी कर रहा है। ये अपने सदस्य राज्यों की जनसंख्या सोडियम सेवन को कम करने की दिशा में प्रगति के बारे में बताता है। यानी इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? तो जो इसके यहाँ पे सदस्य हैं डब्ल्यूएचओ के, कितने सदस्य टोटल, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो उनके बीच जो नमक का उपयोग हो रहा है, जो सोडियम का उपयोग हो रहा है, उसकी कमी कितनी है या उसको कैसे लेकर के चलना है, कौन बता रहा है? डब्ल्यूएचओ बताएगा। यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में क्या सामने है? तो यहाँ पे ये सामने है कि प्रगति धीमी रही है। यानी इसके लिए लोग अभी उतना जागरूक नहीं, लोग इतना काम नहीं कर रहे हैं कि इसको सोडियम का सेवन कम किया जाए। केवल कुछ ही देश उद्देश्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। यानी कुछ ही देश ऐसे हैं जो यहाँ पे इसको अच्छे से लेकर चल रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने एक सोडियम स्कोर भी तैयार किया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रत्येक सदस्य राज्य के लिए है।
इसका न्यूनतम कार्यान्वयन कितना, तो 1, यानी अगर आपको 1 नंबर दिया जा रहा है तो आप न्यूनतम करेंगे, यानी नीचे से आप टॉप करेंगे, और आपको 4 दिया जा रहा है तो आप सबसे ऊपर है। यह सोडियम में कमी के कार्यान्वयन की सीमा और अन्य संबंधित उपायों जैसे कारकों पर आधारित है। भारत ने खाद्य आपूर्ति में सोडियम को कम करने और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक उपायों को लागू किया है। भारत का स्कोर कितना है, तो 2 है, यानी ये लगभग बीच में। हम लोग हमेशा ऐसे रहते हैं, तो नीचे से टॉप करते हैं ना तो ऊपर से टॉप करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं बीच में अटके रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं यहाँ पे नमक का सेवन कम करने के लिए भारत द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए गए, भारत ने क्या क्या किया इसके बारे में, तो हम उसको देख लेते हैं। FSSAI ने, ये क्या है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईट राइट इंडिया आंदोलन को लागू किया है। ये किस लिए किया गया था, ताकि आप लोग सही चीजों को खाएं, पिज्जा बर्गर और इस तरीके के जंक फूड से बचें, और जो स्वस्थ होता है, हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है, उसको खाएं, जैसे फल फ्रूट हो गया, हरी सब्जियां हो गई। इन सारी चीजों को खाने के लिए क्या सही है क्या गलत है खाने में, उसको बताने के लिए FSSAI ने ये सारे कदम उठाए हैं। ईट राइट इंडिया हो गया। उसके अलावा आज से थोड़ा कम, अब यहाँ पे एक अभियान चल रहा है सोशल मीडिया पे, आज से थोड़ा कम। थोड़ा कम से क्या मतलब है, नमक थोड़ा कम खाएं। क्यों नमक की बात क्यों कर रहे हैं, आप सभी को पता है नमक का फुल फॉर्म क्या है, सॉरी वहां पे रासायनिक नाम क्या है उसका, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये नमक का रासायनिक नाम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे सोडियम मिलेगी, यानी हम लोग को मैक्सिमम सोडियम कहाँ से मिलती है, तो नमक से ही मिलती है। इस वजह से यहाँ पे नमक कम करने की बात की जा रही है। नमक की खपत पर अंकुश लगाने के लिए भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है, यानी अभी इस चीज के लिए कि सोडियम का कम प्रयोग किया जाए, इसके लिए हमारे पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है, इसको स्पेसिफाइड इसी को लेकर के चले। एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं, उद्योग और सरकार को जोड़ना महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि चाहे जो उपभोक्ता जैसे कि आप और मैं, उसके अलावा जो ये उद्योग है जो बनाते हैं इसको, नमक बनाने वाले, अब यहाँ से इनसे भी तो ये बात कही जा सकती है ना कि सोडियम का थोड़ा कम प्रयोग किया जाए यहाँ पे। उसके अलावा सरकार खुद हो गई, ये सारे लोग मिलकर के काम करेंगे तभी इसको हम लोग जीत पाएंगे, तभी हम लोग इससे पार पाएंगे। अत्यधिक सोडियम सेवन के कारण होने वाले उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ही, यहाँ पे एक चीज और मैं पहले आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार, अगर आप इसको केंद्र सरकार ना कह के संघीय सरकार के तो ज्यादा बेहतर है। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में संघीय सरकार की बात की गई, ना कि केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार तब होती है जब वो सब पे नियंत्रण रखती है, यानी राज्यों पे नियंत्रण रखती है, जबकि हमारे यहाँ पे क्या कहा गया है, तो हमारे यहाँ पे क्या गया कि एक संघ होगा, आर्टिकल 1। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे संघीय सरकार अगर आप कह पाते तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा उसका। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल किसके बारे में, तो नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना और जापान के बारे में। अब चाइना और जापान के बारे में क्या आर्टिकल है, यहाँ पे एक द्वीप है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है शिंकाकू द्वीप। उसी के विवाद के लेकर के है कि यहाँ पे चाइना और जापान के बीच इसका जो विवाद था उसको बात करने के लिए दोनों देश राजी हो गए। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि न्यूज में लगातार बना हुआ था, और आप देखेंगे यूपीएससी प्री 2022 में सीधा सीधा पूछ लिया है कि शिंकाकू द्वीप लगातार न्यूज में बना रहता है, किस वजह से न्यूज में बना रहती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। आप पीवाईक्यू देखिए, मैं उसको आप पोस्ट भी कर दूंगा कम्युनिटी गाइडलाइंस में, और टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधे आपसे पूछ लिया है कि शिंकाकू द्वीप जो है लगातार न्यूज में बना हुआ था, किस वजह से लगातार न्यूज में बना, उसकी वजह बताइए, ये बात की जा रही थी वहां पे। तो हम देख लेते हैं शिंकाकू द्वीप के बारे में, जापान में क्या कहा जाता है उसको, चाइना में क्या कहा जाता है, ताइवान में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे यह है शिंकाकू द्वीप के बारे में। निर्जन द्वीपों के एक समूह पर क्षेत्रीय विवाद के रूप में जाना जाता है। जापान में इसको क्या कहा जाता है, तो शिंकाकू द्वीप कहा जाता है। चीन में क्या कहा जाता है, तो दियाओ द्वीप समूह कहा जाता है, और ताइवान में टियाओ यूताई द्वीप समूह। अब यहाँ पे सारे नाम ऐसे हैं, देखिए नाम थोड़ा बहुत अगर आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा एग्जैक्ट नाम आपको याद हो, जरूरी नहीं कि आपको नाम एकदम एग्जैक्ट याद हो, क्योंकि पता है आप लोग के नाम ऐसे होते हैं यार, इन लोग के सिंचुआन हु इस तरीके के कुछ नाम थे, तो आपको कितना याद होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया जापान, यहाँ पे हो गया साउथ कोरिया, ये हो गया चाइना, और यहाँ पे ये जो विवादित क्षेत्र है वो आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ से कितना पड़ा, यहाँ से तो 410 किलोमीटर, यहाँ से 170 किलोमीटर। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ताइवान हो गया, यहाँ पे शंघाई है, ये फुकुओका, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जापान और चीन दोनों ही इस द्वीप पे क्या करते हैं, अपना अधिकार बताते हैं। जापान कहता है मेरा, चीन कहता है मेरा है, तो उसके पीछे वजह क्या है उसको भी हम देखेंगे अभी। पूर्वी चीन सागर में स्थित है ये, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर है, और वह ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये 2 पॉइंट आप याद रखें, कितना है, कहाँ पे स्थित है, पहला है ईस्ट चाइना सी में स्थित है, दूसरा जो ताइवान देश पड़ता है उसके कहाँ पे है, तो उसके उत्तर पूर्व में, यानी यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर पूर्व, यहाँ पे ये क्षेत्र है। अब यहाँ पे जापान जो दावा कर रहा है, किस बेस पे दावा कर रहा है, जापान मतलब कैसे कह रहा है कि मेरा है, कोई तो प्रूफ होगा ना, किसी बेस पे कह रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि सो उठा और कह रहा है कि मेरा है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जापान का दावा जो किस बेस पे है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने 1951 सैन फ्रांसिस्को की संधि में ताइवान सहित कई क्षेत्रों और द्वीपों पर अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन संधि के तहत
नानसी छोटा द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रस्टीशिप के अधीन आ गए। और फिर 1971 में क्या हुआ था, तो 1971 में जापान को ये जो द्वीप लिए गए थे इससे यूएसए के द्वारा, उसको वापस कर दिए गए। लिए क्यों गए थे? ताकि उसकी शक्ति कम की जा सके। फिर जब 1971 तक देखा जापान को कि सही तरीके से फॉलो कर रहा है संधि को और शांति बनाकर चल रहा है, तो उन्होंने, अमेरिका ने क्या किया, तो इसको वापस कर दिया इसके द्वीप। जापान का कहना है कि सेंकाकू द्वीप नानसी शोटो द्वीप समूह का हिस्सा है, यानी जो यहाँ पे इसको द्वीप वापस किए गए थे नानसी शोटो द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। तो जापान ये कहता है कि जो यहाँ पे सेंकाकू द्वीप है, इसलिए वो भी जापान का हिस्सा हो जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन शोटी द्वीप समूह जो है, अगर ये जापान का हिस्सा था, यूएसए ने जिसको जापान को वापस किया, और यहाँ पे ये क्या कहा जाए, जो सेंकाकू द्वीप है ये इसकी नॉन शोटी द्वीप के अंतर्गत आता है, तो इस वजह से जापान का हिस्सा हो गया, जापान का हक बनता है इस पे। इसके अलावा चीन ने सैन फ्रांसिस्को सौदे पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। तो यहाँ पे जब चीन ये सौदा हो रहा था सैन फ्रांसिस्को, तो चीन ने कुछ नहीं कहा था, चीन चुप मार के खड़ा था, क्योंकि पता था यूएसए, और उस समय चीन की ऐसी स्थिति थी नहीं कि यूएसए को बीट करे या रसिया को बीट करे। अब चीन क्या कहता है, चीन किस बेस पे कहता है कि मेरा, तो चीन का दावा देखते हैं, ये द्वीप प्राचीन काल से इसके क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं, ताइवान प्रांत द्वारा प्रशासित महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदान के रूप में सेवा करते हैं। सैन फ्रांसिस्को की संधि में जब ताइवान को वापस किया गया था, तो चीन ने कहा था कि उसके हिस्से के रूप में द्वीपों को भी वापस किया जाना चाहिए था। यानी यहाँ पे ये बात की जा रही है कि चीन ये कहता है कि प्राचीन काल से ही, एंशिएंट इंडिया से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्राचीन भारत, तो वहां पे ये चीन कह रहा है प्राचीन चीन से प्राचीन चीन, चीन चीन, तो चीन ये कह रहा है कि जो प्राचीन काल रहा है हमारे यहाँ, वहां तभी से सेंकाकू द्वीप तो हमारा हिस्सा था, और ताइवान के लोग इसको यूज करते थे मछली उछली पकड़ने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग किसी और को दे देंगे। और फिर जब ये सैन फ्रांसिस्को की संधि हुई थी, तब यहाँ पे चीन ने इतना ही कहा था कि जो ये द्वीप है ये हमें मिलना चाहिए था, आपने उनको क्यों दे दिया। अन्य द्वीप विवाद क्या मतलब, और ऐसे कौन से न्यूज में बने हुए लगातार द्वीप समूह हैं जो जिनके ऊपर विवाद बना हुआ। तो पहला कुरिल द्वीप, ये कहाँ पे है कुरिल द्वीप, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में। किसके किसके बीच विवाद है, तो रसिया और जापान के बीच। चागोस द्वीप समूह ये किसके किसके बीच विवाद का कारण बना हुआ है, तो ये उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है, और किसके, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसके बारे में, तो सोलर एनर्जी के बारे में। यहाँ पे एक चीज आप इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखेंगे, आप लोग ये देखते हो कि सोलर एनर्जी जब आई गई थी, जैसे पॉलिथीन जब आया था ना, तब उसके बारे में बहुत महिमा मंडन किया गया, पॉलिथीन ऐसे है वैसे है, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, बारिश होती तो आप उसमें अपना मोबाइल रख सकते हैं, आप उसमें अपना पर्स रख सकते हैं, कुछ भीगेगा नहीं, आप अपनी कॉपी किताब रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, मतलब ढेरों सारी चीज, उसका बहुत महिमा मंडन किया गया। फिर बाद में क्या पता चलता है कि ये पॉलिथीन आज ऐसी समस्या बन गई है कि हमारे ग्रह के लिए खतरनाक हो गई, मतलब इतनी खतरनाक हो गई, हजारों सालों तक, 2-2 हजार साल तक ये गलती ही नहीं है, हमारे जीवन पे, हमारे जीवन के अस्तित्व पर ही खतरा बनकर के उभर कर आज सामने आई है। तो इसी तरीके से सोलर पैनल जो होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि सोलर पैनल, जो सोलर एनर्जी, वो तो बहुत अच्छी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा है। कभी कभी जुबान लड़खड़ा जाती है जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में, नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से लगाना चाहिए, सरकार ने भी इसको प्रोत्साहन दिया था। यहाँ पे पी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी लेकर के चल रहे थे, लोग इसको बढ़ावा भी दे रहे थे, लोग अपने घरों पे लगा रहे थे, छतों पे लगा रहे थे, उद्योग वाले भी लगा रहे थे। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या मुद्दा हो गया, अब यहाँ पे आप ये सोलर पैनल देख रहे हैं ना, तो इससे जो वेस्ट निकल रहा है, जो यहाँ पे समझिए सोलर पैनल खराब हो जा रहा है या कोई और समस्या आ रही है, उसको फेंकना पड़ा, तब वो वेस्ट जो है, वो यहाँ पे कचरा प्रबंधन बहुत बड़ी समस्या बन करके निकल करके आ रहा है। जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उसी तरीके से ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा पॉल्यूशन बन करके सामने आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें कर रहा है। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, हम देखते हैं उसके बारे में एक एक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना तरीके से लगाया गया, कितने बड़े एरिया में लगाया गया सोलर पैनल, ये सारे आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ पे पीवी फोटोवोल्टिक अपशिष्ट के बारे में बात की जा रही है, क्या होते हैं पहले इसको जान लेते हैं। तो पीवी कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, ई कचरा एक प्रकार का, ई कचरा क्या है, मतलब डिजिटल कचरा है, जो इस तरीके से देखा जाता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा कचरा आता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़ा, उसको कहा जाता है ई कचरा, जो बेकार सौर पैनलों और फोटोवोल्टिक पीवी उपकरणों द्वारा उत्पन्न होता है। पीवी पैनल में क्या पाया जाता है, तो लेड जैसी जहरीली सामग्री पाई जाती है। यानी आप देख सकते हैं पीवी में पीवी पाया जाता है। पीवी क्या होता है, लेड का ये सिंबल होता है पीवी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पीवी में पीवी में पीवी पाया जाता है, मतलब यहाँ पे आप समझिए इस चीज को कि पीवी पैनल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, लेड, और ये क्या होता है, एक प्रकार का जहरीला सामग्री होता है, एक तत्व जो जहरीला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। पीवी कचरे को भारत में कबाड़ के रूप में बेचा जाता है, अगले दशक तक ये कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ सकता है। कितना, तो 4 से 5 गुना, यानी अगर आज 10 है तो अगले 10 सालों में कितना हो सकता है, 40 से 50 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं भारत में सोलर पीवी की स्थिति क्या है। तो विश्व स्तर पर भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा सौर परिनियोजन है, यानी वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो हम लोग कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है हम लोग। यहाँ पे नवंबर 2022 में स्थापित क्षमता कितनी थी भारत की सौर ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा में कितनी थी, लगभग 62 गीगावाट थी।
भारत के 2050 तक दुनिया भर में शीर्ष 5 प्रमुख फोटोवोल्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में से एक बनने की उम्मीद है। 2050 तक हम क्या हो जाएंगे, तो टॉप 5 में आएंगे जो यहाँ पे कचरा सबसे ज्यादा उत्पन्न करेगा पीवी का। सोलर पीवी की संरचना क्या होती है, तो भारत का सोलर पीवी इंस्टॉलेशन में क्रिस्टलीय सिलिकॉन सीसी तकनीक का प्रभुत्व है। एक विशिष्ट पीवी पैनल सीसी मॉडल 93% और कैडमियम टेलुराइड थिन फिल्म मॉडल 7% से बना होता है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे या दोबारा से सुनेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या बात की जा रही है। अब यहाँ पे बात की जा रही है भारत में पीवी कचरे की स्थिति क्या है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक 50,000 से 3,25,000 टन पीवी कचरा और 2050 तक 4 मिलियन टन से अधिक उत्पन्न कर सकता है। यानी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2030 में कितना कर सकता है, तो 50,000 से 3,25,000 तक। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 2050 तक कितना, तो लगभग 4 मिलियन टन, यानी बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा कचरा उत्पन्न होगा। तो इसको हम फेंकेंगे कहाँ, इसका अपशिष्ट निपटान कैसे होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत बड़ी समस्या बनकर के आ रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है। क्या इस अपशिष्ट को पुनर्प्राप्त या पुनर्चक्रित किया जा सकता है, मतलब क्या इस अपशिष्ट को फिर से यूज किया जा सकता है, रीयूज, या वो आपने टेक्नोलॉजी देखना है रीयूज रिड्यूस, उसके बारे में बात की जा रही है कि क्या इसको हम फिर से कर सकते हैं, इसके बारे में ये चीज लागू होते कि नहीं। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है, जैसा कि पीवी पैनल समाप्ति के करीब है, फ्रेम के कुछ हिस्से निकाले जाते हैं और स्क्रैप के रूप में बेचे जाते हैं, और जंक्शन और केबल को ई वेस्ट दिशा निर्देशों के अनुसार साइकिल किया जाता है। यानी कुछ ऐसे हिस्से जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन सबको रिसाइकल नहीं कर सकते, कुछ चीजें हमको फेंकनी ही पड़ेंगी। कुल सामग्री का लगभग 50% पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, और केवल लगभग 20% कचरा सामान्य रूप से पुनर्प्राप्त किया जाता है, बाकी का अनौपचारिक रूप से इलाज किया जाता है। यानी 50% ऐसा होता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सिर्फ 20% ही हम रीयूज करते हैं, बाकी का ऐसे ही फेंक दिया जाता है। पीवी कचरे के इस बढ़ते अनौपचारिक प्रबंधन ने लैंडफिल पर अपशिष्ट संचय को बढ़ावा दिया है, जिससे आसपास का प्रदूषण फैल रहा है। देखिए लैंडफिल का क्या मतलब, तो मान लीजिए जमीन है, ठीक, यहाँ पे आपको मान लीजिए गड्ढा वाली जमीन है, या यहाँ पे गड्ढा, आप इसको क्या करेंगे, जो यहाँ से सोलर पैनल का फोटोवोल्टिक का अपशिष्ट निकल रहा है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाके डंप कर देंगे, इस गड्ढे को ऐसे ऐसे भर देंगे, मान लीजिए भर गया पूरा, यहाँ पे आपने कचरा फेंक दिया, ठीक है। अब इससे क्या समस्या है, इससे समस्या ये आती है कि जब यहाँ से पीबी रिलीज होगा तब पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनेगा। उसके अलावा जो लोग वहां पे रहते हैं, इस घर में अगर आप रह रहे हैं और इसके नीचे लैंडफिल किया गया है अपशिष्ट को भर करके, तो आपके लिए भी एक नेक्स्ट लेवल की समस्या बन करके सामने आएगा। पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही, आपके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा नेगेटिव, आपको आपके फेफड़े में जहरीली गैसें पाई जाएंगी, आप तो कहेंगे मैंने कभी स्मोक ही नहीं किया, मैंने तो कभी कुछ गलत काम किया, तो फिर ये कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आया, पर्यावरण से आया। तो यहाँ पे ये सारी बातें की जा रही है। फोटोवोल्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में भारत के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या समस्याएं निकल कर रही हैं। तो बढ़ती अनौपचारिक हैंडलिंग, सामान्य रूप से केवल लगभग 20% कचरे की पुनर्प्राप्ति की जाती है। मैंने आपको बताया कि कितना, तो लगभग 20% ऐसा, इसको हम रीयूज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, 80% ऐसे फेंक दिया जाता है। लैंडफिल पर अपशिष्ट संचय, ये बदले में अम्लीयता का कारण बनता है। जहरीली धातुओं जैसे सीसा और कैडमियम का मिट्टी में निक्षालन होता है और स्थानीय जल को दूषित करता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पीबी होता है और कैडमियम होता है, उनके साथ क्या समस्या होती है, जब आप लैंडफिल कर देते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं, धरती में चले जाते हैं, और जब धरती में जाएंगे तो धीरे धीरे जिस करके कहाँ चले जाते हैं, भूतल जो हमारा जल होता है, धरातलीय जल जो होता है उसमें मिल जाते हैं। फिर आप यहाँ पे जल भी पी रहे हैं, पर्यावरण का प्रदूषण भी झेल रहे हैं, डबल डबल समस्या हो जा रही है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रदूषण के लिए अग्रणी, यानी पैनल एनकैप्सुलेट का धीरे धीरे भस्मीकरण भी वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ता है। यानी ये सारी जहरीली गैस है जिसको छोड़ता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत होती है, फिर पर्यावरण में फिर किसको समस्या होती है, फिर हमारे जैसे लोगों को समस्या होती है, फिर हम इलाज ही कराते रह जाते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर के निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उचित निपटान प्रथाओं की अज्ञानता। उत्पादक हो गए, यानी जैसे हम लोग हो गए, यहाँ पे उत्पादकों की बात की जा रही है, सॉरी, यहाँ पे जैसे उद्योग हो गए जो इसको बनाते हैं, उत्पादक हो गए, उसके अलावा मालिक हो गए, उसके अलावा उपभोक्ता हो गए जैसे कि हम लोग हो गए कंज्यूमर, और अपशिष्ट निपटान सुविधाओं सहित आपूर्ति श्रृंखला में कई अभिनेताओं और संस्थानों के बीच यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे उद्योग हो गए, उसके अलावा उपभोक्ता हो गए, उसके अलावा जो ये मालिक होते हैं जो ला करके बेचते हैं पॉलिथीन, इनमें से किसी को ये पता ही नहीं कि इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, रीयूज किया जाए। ये लोग अपने लेवल पे जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहे हैं, सबको लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। पुनर्नवीनीकरणीय फोटोवोल्टिक कचरे का पुनः उपयोग करने के लिए छोटा बाजार, यानी अभी तक बाजार को भी उस स्तर पर लेकर के नहीं चला जा रहा है कि इसको कैसे रिड्यूस करना है, रीयूज करना है। अगर मान लीजिए कोई खराब हो तो बाजार में जाकर के आप बदल लीजिए या आप बेच दीजिए, आपको कुछ पैसे मिले, आप उससे दूसरा खरीद लीजिए। इस तरीके का कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया है। एक नियामक कानून की अनुपस्थिति, यानी अभी तक कोई इसके लिए कानून भी नहीं बनाया गया जो स्पेशली इसको देखता हो, जिसके लिए बनाया गया सौर फोटोवोल्टिक कचरे को मापने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए और उसको रिपोर्ट करने के लिए और उसको निपटान करने के लिए। अभी तक ऐसा कोई कानून बनाया नहीं गया है।
देखते हैं कि इससे निपटने के लिए भारत की पहल क्या है, भारत ने अभी तक क्या क्या स्टेप उठाए। तो पहला है ड्राफ्ट ईपीआर अधिसूचना। ईपीआर क्या है, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो यहाँ पे उत्पादन करता है फिर वही इसको संग्रह भी करेगा, वही इसको बनाएगा भी, जो बनाया वही इसको उठाएगा भी और इसको निपटान भी करेगा। प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016, ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2018, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो ई वेस्ट प्रबंधन 2016 जो है, शायद इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग पीआईक्यू में देखिएगा, इसको कभी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि अन्य देशों की स्थिति क्या है, अलग अलग देश वैश्विक स्तर पर क्या कर रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे पहला यूरोपीय संघ का जो है, यूरोपीय संघ के मॉडल की बात की जा रही है, किसका, अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्देश निर्माताओं को समाप्त हो चुके फोटोवोल्टिक पैनलों को सुरक्षित और जिम्मेदारी से निपटान के लिए जिम्मेदार बनाता है। यूएस में क्या कहा, तो यूएस से जो है ये अपने राज्यों को स्वायत्तता दे दी, स्वतंत्रता दे कि इसको आप लोग अपने लेवल पर लेकर के चलिए, आप लोग खुद मैनेज करें इसके बारे में। जापान में क्या किया जा रहा है, तो जापान में किया जा रहा है, निर्माता सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल रिसाइकलिंग तकनीकों को विकसित करने और उनके लाभों के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। चीन क्या कर रहा है, तो चीन ने जीवन चक्र प्रबंधन और सौर फोटोवोल्टिक पैनलों की संसाधन दक्षता में सुधार के लिए कार्यान्वयन योजना पेश की है। ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने पीवी सिस्टम के लिए उद्योग आधारित उत्पाद प्रबंधन योजना को विकसित और लागू करने के लिए नेशनल प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप इन्वेस्टमेंट फंड के हिस्से के रूप में कितना, तो $2 मिलियन का अनुदान दिया। नहीं, यहाँ पे आर्थिक सहायता दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, किसको निपटान कीजिए, आप लोग कितना दिया, तो $2 मिलियन दिया है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आप वन लाइनर कह लीजिए, फैक्चुअल कह लीजिए, स्पेशली फॉर प्री कह लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अभी क्या हुआ है, तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान एंड निकोबार में, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। इसमें कितनी लागत लगी, तो लगभग 710 करोड़ रुपए की लागत लगी है, और ये वार्षिक रूप से कितना, तो 50 लाख यात्रियों को संभालने के सक्षम है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग ये आर्टिकल कहाँ पे है, तो सहारा के बारे में ये आर्टिकल। अभी आप लोगों ने पता होगा कि ये सहारा का जो था, यहाँ पे पैसा डूब गया था, कई सारे लोगों ने इसमें जमा किया था, फिर सहारा भी दिवालिया हो गया, तो इसकी वजह से ये पैसा लोगों का डूब गया था। तो यहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री जो है, होम मिनिस्टर साहब, ये फिर से इसको लेकर के चल रहे हैं कि जिनका पैसा डूबा है वो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, आप सबमिट करिए, और हम क्या करेंगे, उसका पैसा वापस करेंगे। कौन सा पोर्टल उसके लिए लॉन्च किया गया, तो उसका पोर्टल ये है, उसका नाम है केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। इसको किसने लॉन्च किया, तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया। इसमें कौन कौन सी कंपनियां सहारा की, तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, उसके अलावा सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, उसके अलावा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये 4 कंपनियां सहारा की जो काम कर रही हैं, जो यहाँ पे इसको वापस करेंगी। यहाँ पे क्या बात की, तो भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8x मिसाइल और गोला बारूद एमसीए बाज के निर्माण के लिए सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का मेसर सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम के साथ अनुबंध संपन्न हुआ। अनुबंध श्रृंखला का पहला बार, ये इंपॉर्टेंट है, पहला है, तो इसको ऐसे आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है इसका, बाज LSAM-7, इसको आप याद रखेंगे, बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। यहाँ पे लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, फिर आप लोग को दिक्कत होगी। यहाँ पे क्या बात है, तो नीति आयोग जो हमारा, वो अभी एक फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहा है, किसके लिए, तो नीति आयोग ने आज भारत में नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी वाणिज्यिक तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क जारी किया है। तो इसके बारे में आप लोग देख लेंगे अच्छे से, क्या है, तो मूल्यांकन का एक तरीका है। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया और इराक के बारे में। अभी क्या हुआ है यहाँ पे इंडिया और इराक के बारे में, तो हम देखते हैं उसके बारे में भी।
इंडिया और इराक में जो हुआ है, भारत इराक में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन फिर से शुरू करेगा। भारत ने इराक के ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण ब्लॉक का संचालन फिर से शुरू करने की घोषणा की है। किसकी? तो ओएनजीसी जो है इसका जो विदेशी मामला देखता है, यानी इसकी जो विदेश को देखने वाली कंपनी है उसका क्या नाम है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ये क्या कर रही है? अब यहाँ पे यही काम करेगी इराक में, ये फिर से वहाँ पे अन्वेषण कार्य शुरू करेगी। तो यहाँ पे क्या बात है, इसके पश्चिमी रेगिस्तान में, कौन से? तो इराक के 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैले अन्वेषण ब्लॉक को नवंबर 2000 में ओवीएल द्वारा अधिग्रहित किया गया था। भारत इराक में तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी टर्मिनल बनाने की योजना बना रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2023 में इराक भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे आप इराक का मैप देख सकते हैं, ये हो गया इराक। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, कुवैत, उसके अलावा यहाँ पे आप ईरान को देख सकते हैं। यहाँ पे तुर्की भी इससे सीमा साझा करता है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? तो पर्शियन गल्फ है ये। यहाँ पे आप इराक को देख सकते हैं। यहाँ पे आप और अच्छे से देख सकते हैं, तो जॉर्डन भी है जो इसको टच करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप मैप पे देख लीजिए। अभी किसके बारे में बात किया? तो इजराइल का जो बैंक, उसने किसको ज्वाइन किया है? तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ICCR को इसने किसने ज्वाइन कर लिया? तो ये इजराइल ने ज्वाइन कर लिया, ब्राजील निकल रहा था। बैंक ऑफ इजराइल क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतरराष्ट्रीय समिति में शामिल हो गया है। नवंबर 2022 में बैंक ऑफ इजराइल ने सर्वसम्मति से ICCR के सदस्य के रूप में अनुमोदित किया था। उसके अलावा जून 2023 में ICCR के वसंत सत्र के बाद विश्व बैंक ने बैंक ऑफ इजराइल की सदस्यता को मंजूरी के लिए आंतरिक कदम उठाए। ICCR में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधि शामिल। केंद्रीय बैंक क्या होता है? जो उस देश का मुख्य बैंक हो, जो अर्थव्यवस्था को संभालता है। जैसे हमारे यहाँ होता है RBI हमारे यहाँ। नेक्स्ट आर्टिकल किसके बारे में? तभी आप लोग को पता होगा, जैसे दिल्ली में हाल बने हुए, वैसे हिमाचल में भी हाल बने हुए। हिमाचल प्रदेश का भी वही हाल है, वहाँ पे भी बाढ़ आई है, वहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो वहाँ पे इनके चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है इनके चीफ मिनिस्टर साहब? तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने क्या किया है, अभी यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया है डिजिटली, यहाँ पे लोगों को सहायता प्रोवाइड कराने के लिए। तो उसके बारे में आप यहाँ पे देख लेंगे। यार वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। और ये पीपीटी आपको हमेशा, ये वाली स्लाइड आपको हमेशा ब्लैंक प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें, कुछ घटाना बढ़ाना चाहें, तो आप वहाँ पे कर लें। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।